नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 5 बजे 25 खबरों का, यानी कि 25 खबरों में देश और दुनिया की हर खबर का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले एक आपको गुड न्यूज देते हैं। केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को साल 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की ही तरह 1350 रुपए में मिलता रहेगा। वहीं फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर अब 69,516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फसल बीमा ना देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824 करोड़ 77 लाख रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से पहले बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। सोशल मीडिया एक्स पर नसर पठान नाम की आईडी से धमकी दी गई, जिसमें लिखा गया महाकुंभ में ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे। इस पोस्ट को विपिन गौर नाम के शख्स ने रिट्वीट भी किया है। पुलिस टीमें अब एक्टिव है। पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। महाकुंभ पर प्रयागराज में 40 करोड़ लोगों के यहां पर पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू ने भी महाकुंभ पर हमले की धमकी दी थी। मुंबई हमले यानी कि 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राणा को डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तहव्वुर राणा को साल 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। 15 अगस्त साल 2024 को राणा के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में योजनाओं पर छिड़े रण और पोस्टर वार के बाद अब लेटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है और कई गंभीर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने पत्र में भागवत से पूछा है कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं, पूर्वांचली और दलित लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने भी केजरीवाल को लेटर लिखा है। केजरीवाल से नए साल पर 5 संकल्प लेने के लिए इस लेटर के साथ अपील की गई है। सचदेवा ने लिखा कि उम्मीद है कि नए साल में केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर देंगे और इसी के साथ 5 और अपील की गई है। आरएसएस के मुखपत्र ने मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। संपादकीय में लिखा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिर का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर जशपुर से रायपुर तक पदयात्रा करने का ऐलान किया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जरूरत के हिसाब से सरकार काम कर रही है। धर्मांतरण बहुत बड़ी चिंता है। धर्मांतरण को लेकर सरकार गंभीर है। इसके खिलाफ हमारी सरकार ठोस कदम उठाने वाली है। कानून को और मजबूत करने का विचार चल रहा है। इधर लखनऊ के होटल में बाप बेटे ने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। पत्नी और 4 बेटियों की हत्या के बाद पिता तो होटल से भाग गया, लेकिन बेटा थाने पहुंचा और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में एक साथ 5 लोगों की लाश पड़ी थी। परिवार दरअसल 30 दिसंबर को लखनऊ आया था। शरणजीत होटल में कमरा लिया। बेटे ने मर्डर करने के दौरान एक वीडियो भी बनाया है। इसमें आगरा में पड़ोसियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस वीडियो में वो कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उन्होंने जीना हराम कर दिया, हमारे घर पर कब्जा करना चाहते थे, हम 13 दिन से फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं, आरोपी हमारी बहनों को बेचना चाहते हैं। हम लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की और अब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। रायपुर के रावणभाटा में एक लड़की की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या की गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने लाश को मर्चुरी भिजवा दिया है। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। श्योपुर के जिला जेल में हत्या के आरोप में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। कैदी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात पर आशंका जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। इसके साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है। और बिग ब्रेकिंग आपको बलरामपुर से बता दें, पवई वाटरफॉल में एक नाबालिग डूब गया है। नहाने के दौरान नाबालिग डूब गया। गोताखोरों की टीम नाबालिग की तलाश कर रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। बलरामपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बता रहे हैं, जहां पवई वाटरफॉल में एक नाबालिग नहाने के दौरान डूब गया, हादसे का शिकार हो गया है। अभी फिलहाल गोताखोरों की टीम यहां पर मौजूद है। नाबालिग को तलाश यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो देखिए, नए साल में जश्न मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए लोग अमूमन वाटरफॉल की तरफ रुख करते हैं, ऐसे पिकनिक स्पॉट में जाते हैं। लेकिन इस दौरान सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी यहां पर लापरवाही करते हैं तो आप देखिए किस तरह से आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है, काफी जानलेवा साबित हो सकता है। बलरामपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पवई वाटरफॉल में एक नाबालिग नहाने के दौरान डूब गया है। अभी फिलहाल वहां पर गोताखोरों की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम भी मौजूद है। कोशिश यही की जा रही कि जल्द से जल्द नाबालिग को ढूंढ लिया जाए। खबर खरगोन से है। सनावद सीएमओ और बीजेपी पार्षद के बीच विवाद की खबर मिल रही है। अवैध नल कनेक्शन काटने को लेकर विवाद हुआ है। विवाद के दौरान सीएमओ का ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया। विवाद के दौरान वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। सीएमओ का अस्पताल में इलाज जारी है। सनावद नगर पालिका की घटना है। काटने के लिए पहुंचा दिया है ना। अरे आप बैठो। 1 घंटे से बोल रहा हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं? से क्या बोल रहा हूँ? भैया मैं दिखवा लेता हूँ, भैया मैं दिखवा लेता हूँ। ये बैठे दो ये बैठे पत्रकार महोदय यहीं पे। 1 घंटा हो गया तुमको मेरा आने को भी 10 मिनट हुए हैं। बुला ले, भागा बोला कोई नहीं कटवा रहा तुमको कनेक्शन वगैरह। गजब क्या है यार? 1 घंटा हो गया तुमको परेशान करते हुए। अभी मेरे को आने को 10 मिनट हुए हैं। अरे तुम कब से तो आए ही। देखिए, हमने आपको ये तस्वीर दिखाई कि पहले बीजेपी पार्षद और सनावद सीएमओ के बीच यहां पर काफी नोकझोंक हुई, यहां पर बातचीत हो रही थी और देखते ही देखते सीएमओ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दरअसल ये पूरा विवाद था अवैध नल कनेक्शन काटने को लेकर। बीजेपी पार्षद सीएमओ के बीच विवाद होता है, तीखी नोकझोंक होती है और देखते ही देखते सीएमओ का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो उधर ही जमीन में गिर जाते हैं। उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर अभी उनका इलाज चल रहा है। 1 घंटे से बोल रहा हूँ आपको। देखिए, पहले दोनों कुर्सी में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, उतने में सीएमओ अचानक खड़े होते हैं। काफी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से विवाद की स्थिति है, तनावपूर्ण माहौल है और फिर अचानक सीएमओ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वहीं जमीन में गिर जाते हैं। भागा बोला कोई नहीं कटवा रहा तुमको कनेक्शन। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई की परतें लगातार खुलती जा रही है। साथ ही उसके रिश्तों और उसकी काली कमाई के कई हिस्सेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने लेकिन केवल
सौरभ शर्मा की ही मां से पूछताछ की है। लोकायुक्त पुलिस ने उसके रिश्तेदारों से और करीबियों से अब तक पूछताछ नहीं की है। ऐसे में लोकायुक्त की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। इनकम टैक्स विभाग ने 50 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में शामिल लोगों से आयकर की टीम पूछताछ करेगी। पूछताछ से माना जा रहा है कई राज उजागर हो सकते हैं। मुरैना के कैलारस में नामांतरण के लिए 5,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में लोकायुक्त ने पटवारी को पकड़ा है। पटवारी के इशारे पर उसका सहयोगी मौके से रिश्वत के रुपए लेकर भाग गया। देर रात तक कैलारस पुलिस ने आरोपी की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। लोकायुक्त ने पटवारी और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिश्वत के 1,000 रुपए पटवारी पहले ही ले चुका था। इधर बड़वानी में भी घूस लेने का मामला सामने आया है। सहायक संचालक रिश्वत लेते अरेस्ट हुआ है। जिला मत्स्य विभाग के कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और मत्स्य विभाग के सहायक संचालक को नारायण प्रसाद रैकवार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। दरअसल सहायक संचालक हाईकोर्ट में स्टे का जवाब प्रस्तुत करने के एवज में रुपयों की डिमांड कर रहा था। लोकायुक्त पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इधर जशपुर के वाड्रफ नगर में शिक्षा विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। शिक्षक कमलेश्वर पटेल बीते 20 सालों से फर्जी अंक सूची के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक कमलेश्वर पटेल पर विभागीय जांच की मांग भी की थी, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले तो शिक्षक कमलेश्वर पटेल को निलंबन से बहाल कर रामचंद्रपुर विकासखंड में पदस्थ किया, फिर खुद के आदेश का संशोधन कर वाड्रफ नगर विकासखंड में भेज दिया और तत्काल प्रमोशन भी कर दिया। ऐसे में अब जिला शिक्षा अधिकारी पर लेन देन कर मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। और देखिए, रायपुर में एक बार फिर से मर्डर हुआ है। रायपुर के कांदुल गांव में युवक की हत्या कर दी गई। ईंट से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। टीआई समेत आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सेजबहार थाना इलाके का मामला है। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, ये मर्डर क्यों किया गया है और क्या मृतक की शिनाख्त हो पाई है? तहसीन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल तहसीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, रायपुर में फिर से मर्डर हुआ है। कल डबल मर्डर और आज फिर रायपुर मर्डर से दहल उठा है। ईंट से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल टीआई समेत आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सेजबहार थाना इलाके का मामला है। तो नए साल में फिर से लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती हुई ये खबर, ये तस्वीर। कांदुल गांव में ये नया मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक का मर्डर कर दिया गया। ईंट से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा गया। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आखिर क्यों ये मर्डर किया गया है और क्या मृतक की शिनाख्त हो पाई है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए कि घटना जो है राजधानी रायपुर में सामने आई है और ये कांदुल गांव है जो थाना मुजगहन के तहत आता है। वहां पे ये युवक की हत्या हुई है और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बात सामने आई कि ईंट से मार के हत्या की गई है। अभी पुलिस के पास भी इस बात की जानकारी नहीं है कि वो किस वजह से उसकी हत्या की गई है, उसकी पहचान क्या है, क्योंकि थाना प्रभारी जो है वो अभी मौके पे पहुंचे नहीं है। अभी ये जब अभी हाल ही की घटना है, वारदात बताई जा रही है और अभी थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी एफएसएल की टीम कांदुल गांव के लिए रवाना हुई है और थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा कि इसमें कारण क्या था और किसके द्वारा ये हत्या की गई है और जो मृतक है उसका क्या नाम था। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई कि राजधानी रायपुर में पहले दिन जो है, साल के पहले दिन कांदुल गांव में युवक की हत्या कर दी गई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन।
तो देखिए, आज ही रावण भाटा में एक लड़की की लाश में मिली थी, जिसके बारे में आशंका जताई जा रही थी कि युवती की हत्या की गई है। और अब ये एक और मामला, रायपुर में फिर से मर्डर हुआ है। रायपुर के कांदुल गांव में एक युवक को ईंट से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और एक तरफ एक लड़की की लाश मिली है। ऐसे में अभी फिलहाल पहले वाले मामले में तो जांच पुलिस कर ही रही है और एक और नया मामला पुलिस के सामने आ गया है। पहला मामला खमतराई थाना क्षेत्र का था और अब आप देखिए किस तरह से यहां पर ये दूसरा मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक का मर्डर कर दिया गया है ईंट से हमला कर। यानी कि नए साल भी के दिन भी आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक इस तरह के हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। सवाल लगातार यही उठ रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन कर पाएगी रायपुर पुलिस, क्या इस बार नए रायपुर में सब सेफ रहेंगे। लेकिन इसी बीच आप देखिए किस तरह से नए न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ही यहां पर दो सनसनीखेज वारदात, एक तरफ एक लड़की की लाश मिलती है, अभी तक उस युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो दूसरी तरफ एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है, उसके ऊपर ईंट से हमला किया गया और उस युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शिनाख्त की करवा रही है, दोनों ही मामलों की जांच में जुटी हुई है। और बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता दें, 208 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोरी हुए 208 मोबाइल बरामद किए हैं। 55 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए हैं। अलग अलग जगहों से इन मोबाइल की बरामदगी हुई है। पुलिस ने इसके बाद लोगों को बुलाया और मोबाइल फोन सौंप दिए गए हैं। एसपी के नेतृत्व में नए साल के मौके पर यह खास काम किया गया। 55 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए गए। अलग अलग जगह से चोरों ने इन्हें लूटा था और 208 मोबाइल फोन बरामद करने के बाद उनके मालिक को इन्हें सौंप दिया गया है। कोरबा के 15 ब्लॉक दशहरा मैदान के पास बीती रात शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में धुत बदमाशों ने नए साल का जश्न मनाने की आड़ में एक कार को पलटा दिया। वहीं एक बाइक को नुकसान पहुंचाने के साथ घरों के दरवाजों को रात भर पीटते रहे, जिसे देखने के बाद लोग काफी परेशान हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के कुछ शरारती तत्वों की यह करतूत है, जिससे वो काफी समय से परेशान है। बता दें कि 31 दिसंबर की रात भर गश्त करने के लिए पुलिस लगातार यहां पर बात कर रही थी, लेकिन जिस तरह से शरारती तत्वों ने हुड़दंग मचाया, उससे पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। बुलाना, थोड़ा बयान देगा। जयपुर के ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीक होने से दहशत फैल गई। टैंकर का वाल्व टूटा और प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने लगी। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने मेन वाल्व बंद किया और लीकेज को बंद करवाया। गैस की वजह से आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम हो गई, इतनी कि लोगों को अपनी वाहनों को भी धीमी गति पर चलाना पड़ा। गौरतलब है कि 11 दिन पहले ही आपको याद होगा कि जयपुर में किस तरह से टैंकर से एलपीजी निकली थी और उसके बाद एक भीषण बड़ा हादसा हो गया था। उस जोरदार ब्लास्ट में 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। और अब नए साल पर फिर से गैस लीकेज होने के कारण लोगों के जहन में वही दृश्य ताजा हो गया। इस कारण प्लांट के आसपास के लोग गैस लीक होने से काफी डर गए। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी नए साल की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि चारों बाइक सवार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। घटना तपकरा थाना क्षेत्र की है। हादसे में मरने वालों की पहचान एलन तिर्की निवासी खरीबहार, दीप सेन टोपो और रोहित चौहान के रूप में हुई है। वहीं एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज जारी है। इधर हरदा में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। चारों मृतक हरदा जिले के निवासी थे। यह हादसा छिपाबड़ थाना क्षेत्र में हुआ। 4 लोग हैं सोमपुरा में। इधर नए साल के पहले दिन जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया है। जवानों ने 11 आईईडी बरामद किए और उन्हें निष्क्रिय किया है। पहला मामला थाना बासागुड़ा का है, जहां तिमापुर दुर्गा मंदिर के पास लगाए गए 8 आईईडी को बरामद कर नष्ट किया गया। सीआरपीएफ के 168वीं बटालियन और बासागुड़ा पुलिस ने आरओपी ड्यूटी के दौरान ये कार्रवाई की। वहीं दूसरा मामला थाना तर्रेम क्षेत्र का है, जहां कोंडापल्ली के पास
बंदल एलका नाला के पास 3-3 किलोग्राम के 2 प्रेशर आईईडी लगाए गए थे। कोबरा की 205वीं वाहिनी की टीम ने आईईडी को मौके पर नष्ट किया। बता दें कि दोनों ही जगहों पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी प्लांट किए थे, लेकिन आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों ने सावधानी बरतते हुए इन आईईडी को डिफ्यूज किया। इधर दंतेवाड़ा में एसपी के समक्ष एक इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली पर 3 लाख रुपए का इनाम था। वो गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय था। इधर छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। धान खरीदी बंद होने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोंडागांव, कांकेर और सुकमा में प्रदर्शन हुआ है। कोंडागांव में धान खरीदी बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं कांकेर में धान का उठाव नहीं होने से किसान नाराज हैं, परेशान हैं। सुकमा में भी किसानों ने चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया। धान खरीदी केंद्र में बारदाना नहीं मिलने से किसान नाराज चल रहे हैं। इधर अंबिकापुर में पहले धान बेचने की मशक्कत और फिर पैसों के लिए किल्लत सामने आई है। किसान अपने पैसे पाने के लिए बैंक के चक्कर काट रहे हैं। आलम यह है कि 2 दिन बाद बैंक में उन्हें पर्याप्त राशि नहीं दी जा रही है और गंभीर बात यह है कि भीड़ के कारण सुबह से शाम तक किसानों को पैसों का इंतजार करना पड़ जाता है। किसानों का आरोप है कि बैंक प्रबंधन पूरे पैसे नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैंक प्रबंधन मान रहा है कि स्टाफ की कमी है और इस कारण देरी होती है। हालांकि प्रबंधन का यह भी कहना है कि जल्द ही समस्या को दूर कर लिया जाएगा और किसानों को भुगतान होगा। दतिया जिले के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर पर आज अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन भक्तों का हुजूम उमड़ा। तमाम श्रद्धालुओं ने साल की शुरुआत माई के दरबार में मत्था टेक कर की। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माई के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आज नए साल का पहला दिन है। कड़कड़ाती सर्दी के बीच भी श्रद्धा हावी दिखाई दी। IBC 24 संवाददाता अरुण मिश्रा ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। 2025 का आज पहला दिन है और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर पर। मां पीताम्बरा को स्तंभन की देवी कहा जाता है या शत्रु विनाशिनी देवी भी इन्हें कहा जाता है और आज नववर्ष के पहले दिन यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है? प्रदीप कुशवाहा। आज क्यों आए? आज दर्शन करने आए माता के। क्यों? आशीर्वाद लेने आए हैं। साल का पहला दिन है और पूरी साल अच्छी गुजरे इसके लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आज किस उद्देश्य से आए हैं? माई के दर्शन करने। अब जैसे हर साल आया जाता है तो नव वर्ष है भाई हमारा आने ये 2025 है हमारा, जो और अच्छे से बीते तो हम माई के दरबार इसीलिए आए हैं। आप कहाँ से आए? हम भी लखनऊ से ही आए हुए हैं और हर बार हम लोग हमेशा पहली तारीख को आते हैं यहाँ पे कि हमारे नव वर्ष की शुरुआत माई के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई। माँ बगलामुखी दरबार में पहुँचे? जी जौनपुर, हम लोग जौनपुर से चल के आए और नए साल का पहला दिन है तो एक बार दर्शन के साथ माँ का आशीर्वाद लेके नए साल की शुरुआत की जाए। हर प्रदेश से कोने कोने से श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँचे हैं और आज नई जो साल है उसकी शुरुआत आज माई के चरणों में मत्था टेक कर रहे हैं। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार IBC 24 पर जारी है। आगे देखिए महाकुंभ का महाकवरेज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।